पब्लिक इंटरमीडिएट की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी निरक्षी स्थिति में तीव्रता ज्ञात कर चुके हैं। आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति में किसी भी पॉइंट पर वह अक्ष या निरक्ष पर स्थित न होकर कहीं पे भी सिचुएट हो, कहीं पे भी स्थित हो, तो उस पॉइंट पर उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम तीव्रता कैसे निकालेंगे, आज इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों। इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि अच्छी और निरक्षी स्थिति में तीव्रताएं क्या होती हैं। जो भी आप लेक्चर क्रम से आगे देखते हैं, ध्यान रहे कि वह लेक्चर वीडियो समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर वीडियो क्लियर होना चाहिए। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो आपको वीडियो लेक्चर समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हेडिंग डाल देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर तो मान लेते हैं कि ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। -q + q। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा हम फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी पॉइंट पर ज्ञात करेंगे। किसी पॉइंट पर मान लेते हैं, पॉइंट यहाँ पर है P, या पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ अक्ष निरक्ष के अलावा कहीं भी हम ले लें पॉइंट, तो उस पॉइंट पर तीव्रता कितनी होगी, इसी की बात होगी। तो ये तो ना अच्छी स्थिति में है, ना ही निरक्षी स्थिति में कहीं भी है। तो इसकी जितनी भी चीज़ें हम जानते हैं शुरू कर देते हैं। इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं O, A, B। या वैद्युत द्विध्रुव हमारा किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, किसी परावैद्युत माध्यम में, ये वाले माध्यम में स्थित है। और सेंटर से मान लेते हैं इस पॉइंट की दूरी r है, इसका ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा है, और यह एंगल मान लेते हैं थीटा है। अब इस पॉइंट पे तीव्रता निकालने के लिए कॉन्सेप्ट जो हमने बताया उसे याद रखेंगे। तो हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। थोड़ा सा वेक्टर का वेक्टर में वियोजन की बात करते हैं बच्चों, कि कोई वेक्टर है किसी भी पोजीशन में, तो किसी कार्तीय तल में यदि कोई वेक्टर है, सदिश राशि है, तो जब उसको हम वियोजित करते हैं कार्तीय तल में, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक cos थीटा के टर्म में, एक sin थीटा के टर्म में। तो यहाँ पर P एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मिड पॉइंट से P को मिलाने वाली लाइन जो है OP से उसका झुकाव थीटा है। तो उसको हम यहाँ पर समझ ले थोड़ा, कि इस तरह से मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर क्वांटिटी P है, ये P है, और पॉइंट यहाँ पर है
इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यह एंगल कितना है, थीटा है। ये इस पी और उस पी में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वह पॉइंट पी है या वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। तो इस डायरेक्शन में इसका एक प्रोजेक्शन, इस कंपोनेंट होगा पी कॉस थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर पी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा पी का पी साइन थीटा। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को करने वाले हैं, इस पी को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा में, और उस आधार पर देखेंगे कि बिंदु पी उस कंपोनेंट के किस सिचुएशन में अक्ष के निरक्ष में स्थित है। तो मान लेते हैं, आइए इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दें। माइनस क्यू प्लस क्यू। अब इधर वाला जो डायरेक्शन होगा बच्चों, वो आप और एक और बना देते हैं, ये जो मैंने डॉट डॉट करके वैद्युत ध्रुव बनाया है, एक्चुअल में यह इस हमारे ओरिजिनल वैद्युत ध्रुव के कंपोनेंट को शो करता है। इधर माइनस क्यू, इधर प्लस, और ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। इस साइड का जो डायरेक्शन होगा वह होगा पी साइन थीटा, और इस साइड का जो होगा वह होगा पी कॉस थीटा। यहाँ से इस फिगर से समझेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, पी कॉस थीटा और नीचे की तरफ पी साइन थीटा। यहाँ पे एरो का निशान लगाए हम, यहाँ पर आप समझ रहे हैं। और ओरिजिनल पी है, वहाँ पे हम लिख देते हैं ये पी माइनस से प्लस की ओर लगाएं। अब हम जो हमारे डॉट डॉट वैद्युत ध्रुव की स्थिति दिखाई गई है, अब उस आधार पर अगर हम बिंदु पी को देखें तो बिंदु P एक वैद्युत ध्रुव के अच्छी स्थिति में उसी लाइन के उनतीस मिलाने वाली रेखा पर, और एक दूसरे वैद्युत ध्रुव के वह निरक्ष में स्थित है। अगर मैं नाम दूं ए बी, ए डैश, बी डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश, या ए डैश बी डैश इसको कर देते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश इसको कर देते हैं। तो देखते हैं, P के दो घटक कौन कौन, एक P cos थीटा और सेकेंड P sin थीटा। अब बिंदु P को इन घटकों के संदर्भ में हम देखें तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि बिंदु P cos थीटा की अच्छी स्थिति में है। तो यहाँ से लिख देंगे बच्चों, चित्र से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि बिंदु P घटक P cos थीटा के अच्छी स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। तो जब वो अच्छी स्थिति में है तो उसके कारण उस पॉइंट पर जो कि r दूरी पर वह बिंदु है, कितनी दूरी पर, r दूरी पर, तो r दूरी पर आप अच्छी स्थिति में फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 के इंटू 2p/r³। लेकिन यहाँ घटक P cos थीटा के कारण है, तो यहाँ पर P की जगह वहीं P cos थीटा लिखेंगे। तो लिखेंगे तब बिंदु P पर तीव्रता
तीव्रता लिख दें E1 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू 2p cos थीटा। यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिए बच्चों, 2 यहाँ पर हमने p cos थीटा क्यों लिखा? क्योंकि अब वो वैद्युत द्विध्रुव का कंपोनेंट वहाँ पर काम कर रहा है, p नहीं काम कर रहा है। p cos थीटा को देखें, इसका घटक, तो यहाँ पर r, बाकी चीज़ वैसे सिमिलरली उसी तरह से लिख देंगे। अच्छा, एक बात मैंने और बताया था कि अच्छी स्थिति में जो तीव्रता की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही होती है। तो p cos थीटा की डायरेक्शन उधर है, तो इसके कारण तीव्रता भी जो होगी वह उसी दिशा में होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं E1। फिर आ जाते हैं पुनः बिंदु P घटक P sin थीटा के निरक्ष में स्थित है, निरक्ष में स्थित है। ध्यान से देखिए, ये जो P sin थीटा है A डबल डैश B डबल डैश, उसके ठीक वह लंबवत है तो पॉइंट पे, तो लंबवत के कारण जो होता है वो निरक्ष वाली स्थिति होगी। तो इस कारण तब हम डायरेक्ट लिखते हैं, तब बिंदु P पर तीव्रता, उसके कारण क्या लिखेंगे बच्चों? तो लिख देंगे E2 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू, अब निरक्ष में जो होता है वह हमारा क्या होता है? 1/4πε0 के इंटू P/r3। तो जो घटक है वहाँ पर उस घटक को रख देंगे, बाकी चीज़ वैसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे P sin थीटा अपान r3। अब इसके डायरेक्शन की बात करें तो निरक्ष स्थिति में हम जानते हैं जो नेट तीव्रता आती है वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है। यहाँ पर A डबल डैश B डबल डैश में डायरेक्शन किधर है? A डबल डैश से B डबल डैश की ओर, P sin थीटा इस साइड है। तो यहाँ इस बिंदु पर जो उसके कारण तीव्रता होगी वो उसके ठीक विपरीत होगी। यहाँ पर ऐसे ये हो गया हमारा E2। तो पॉइंट P पर हमें कितने तीव्रताएं मिल गई? 2। लिखेंगे जो कि लिख देते हैं बिंदु P पर E1 परपेंडिकुलर E2, E1 परपेंडिकुलर E2, E1 E2 के क्या है? परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो दो वेक्टर यदि एक दूसरे के लंबवत हों तब उनका परिणामी हम कैसे निकालते हैं? परिणामी का फार्मूला होता है, लंबवत के केस में यदि वेक्टर A परपेंडिकुलर वेक्टर B हो, तो इस केस में इसका परिणामी अंडर रूट में A² प्लस B², दोनों के परिमाणों के वर्ग के योगफल के वर्गमूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, E1 E2 के क्या है? परपेंडिकुलर है, इसलिए बिंदु P पर नेट तीव्रता, तो नेट तीव्रता निकाल लेते हैं। मान लेते हो क्या है? E है, तो E बराबर उसी अनुसार फार्मूला लिखें, E1² परिमाण का वर्ग E1 का प्लस E2 का स्क्वायर। अब E1 E2 ऑलरेडी हमें क्या है? मालूम है, और उसको यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ डायरेक्शन की बात यदि लिखना हो तो बच्चों आप ऐसे लिख देंगे O to P, O से P की, और यहाँ दिशा इसमें बात करें तो O से A डैश B डैश, वो दिख रहा है O यहाँ पर, ये हमारा मिड पॉइंट है, यही हमारा क्या है? O है। तो O से उसके विपरीत A डबल डैश B डबल डैश, क्या ठीक है? तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर डायरेक्शन दिखा है, उसके सारी ये चीज़ जो लिखी हमने दिशा को दिखा दी, क्योंकि वेक्टर में दो चीज़ें होनी जरूरी है बच्चों, परिमाण और दिशा। ये हो गया परिमाण, ये दिशा, ये हो गया परिमाण, ये हो गया दिशा। तो यहाँ पर आते हैं, इसको हल कर लेते हैं। E बराबर E1² प्लस E2² को अगर आप ध्यान से देखिए तो 1/4πε0 K2PR3, सॉरी P/r3, 1/4πε0 K P/r3, ये दोनों में, और वर्क करेंगे तो कॉमन हो जाएगा। तो हम उसको निकाल लेते हैं बाहर। तो
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r³ को हमने निकाल लिया बाहर, और ब्रैकेट में क्या बचा अंदर वर्ग करने में, E1 स्क्वायर में यहाँ बचा क्या 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर उसी तरह से देखिए तो यहाँ पे बचा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का वर्ग कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा। अब त्रिकोणमिति लगा के इसे हल कर देते हैं तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P/r³। इसको ध्यान से देखिए, एक का स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के साथ ले लेते हैं तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको एक साथ कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r³, और रूट में आ जाएगा बच्चों 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा एक्चुअल फार्मूला किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता का फार्मूला। तो यह मुख्यतः किस पे डिपेंड कर रहा है, डिग्री पे डिपेंड कर रहा है। डिग्री, इस डिग्री को, ये जो डिग्री बनी है यहाँ पर, ये जो डिग्री है थीटा और ये दूरी r है, तो इस थीटा को यदि हम चेंज करें, अगर इसी पॉइंट को इसके अक्ष के अनुदिश ला दें तो थीटा कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसमें 0 रखेंगे तो अच्छी स्थिति के कारण तीव्रता निकल जाएगी। और इस पॉइंट को ठीक इसके लंबवत इधर कहीं लेके आए तो ये थीटा ऐसे बढ़ के यहाँ पर वो 90 डिग्री का कोण बना देगा निरक्ष में। तो 90 डिग्री रख देंगे तो वो टर्म 0 हो जाएगा और एक बचेगा तो सीधे वहीं आ जाएगा निरक्षीय स्थिति में। इस तरह से अच्छी निरक्षीय स्थिति के लिए भी हम यहाँ से फार्मूला निकाल सकते हैं। आप इसे एक बार नोट कर लें तो वो भी हम समझा दे रहे हैं, बता लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो जो मैंने यहाँ पर परिणामी निकाला है बच्चों, तो समांतर चतुर्भुज के नियम से अगर देखें ये हमारा नेट तीव्रता ई है, उसी ई को हमने ये लिखा था और इसमें कंडीशन लिखी नोट्स करके। फर्स्ट, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तब इस थीटा को 0 कब करेंगे, थीटा 0 कब होगा, जब यह पॉइंट P यहाँ से इसके अच्छी स्थिति में यहाँ पर आ जाए। अभी अच्छी स्थिति में हो जाएगा तो थीटा 0 हो जाएगा। तो उस केस में हमारा निकलेगा यहाँ से रिजल्ट ई अच्छी, क्या निकलेगा ई अच्छी। तो इसी में थीटा बराबर 0 आप रखेंगे तो ये टर्म 1 हो जाएगा और 3 1 4, 4 का वर्ग 2, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P/r³ रूट में 1 + 3 × 1। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, हल करके डायरेक्ट आप समझ रहे हैं बात, ये 3 1 4 वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा 2P/r। आप एक बार इसे एक लाइन और हल कर लेंगे। ये हो गया कि अच्छी स्थिति में हमें यही मिलता था रिजल्ट। क्लियर है। यह एक ऐसा फार्मूला है जिससे आपको थीटा का मान थोड़ा 0 डिग्री रख देंगे तो अच्छी स्थिति वाला फार्मूला मिल जाएगा और 90 डिग्री रख देंगे तो निरक्ष वाला मिल जाएगा। पुनः यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, अब थीटा 90 कब होगा बच्चों, अब इसी पॉइंट को यहाँ पर इसके मिड पॉइंट से यहाँ पर लेकर आए इस स्थिति में, तो आप देखेंगे कि थीटा कितना हो गया 90। हालांकि इसमें हमें खींचना नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए, तो थीटा बराबर 90 पर तब ई निरक्षी लिख दें। ई निरक्षी हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r³ ब्रैकेट में 1 + 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान 0
1 + 0। तो देखें आप यहाँ पर थीटा का मान 0 रख देंगे तो ये टर्म आपका आ जाएगा ई निरक्षी इक्वल टू 1/4π इंटू T/R। ये वही रिजल्ट मिला बच्चों जो आप निरक्ष में निकालते थे। तो इस तरह से ये एक आपका व्यापक फार्मूला हो गया। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का यह व्यापक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला? व्यापक सूत्र है। केवल थीटा आपको मालूम हो जाए तो आज इस फार्मूले में थीटा को रख के तीव्रता निकाल सकते हैं। बाकी वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना, दूरी कितनी, मुख्यतः थीटा। तो थीटा का मान हम 0 डिग्री रख दिए तो अच्छी स्थिति मिल गई, और थीटा का मान 90 डिग्री रख दिए तो हमें निरक्षी स्थिति मिल गई। एक बार बच्चों इसको रिकॉल कर लेते हैं फिर से। हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया AB, आप जिस पोजीशन में देख रहे हैं ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में स्थित है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा A से B यानी कि -4 से प्लस चार्ज की ओर, इसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। एक घटक हो गया P cos थीटा, एक घटक हो गया P sin थीटा। तो देखा जाए तो P cos थीटा की ठीक अच्छी स्थिति में वो पॉइंट P हमारा क्या है, स्थित है। तो अच्छी स्थिति के कारण तीव्रता निकाल लिए। फिर वही पॉइंट इस दूसरे घटक P sin थीटा के निरक्ष में स्थित है। तो निरक्ष में फार्मूला लगा दिए, और डायरेक्शन हमने यहाँ दिखा दिया E1 और E2 दोनों के कारण। तो E1 और E2 दोनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत थे। तो लंबवत वाला फार्मूला जो परिणामी का फार्मूला होता है उसको हमने लगाया और हल कर दिया सीधे सीधे। और फिर उसमें हमने थीटा की वैल्यू को दो बार 0 डिग्री और 90 डिग्री रखकर उसके अच्छी और निरक्षी मान को भी निकाल लिया। तो इसको यहाँ पर ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने खींचा था। तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं। ये टॉपिक हमें आशा है बच्चों की वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमें चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराएंगे, ताकि हम आपको परेशानियों को दूर कर सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।